अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। सबसे पहले आपसे अपॉलॉजीज हैं, रात भर ट्रैवल करने की वजह से ये सेशन मैं शाम को 4:30 बजे लाता हूँ, लेकिन आज ला रहा हूँ 9:30 बजे। ट्रैवल करना होता है मुझे बहुत सारा, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, मेरी जॉब का पार्ट है ट्रैवल करना। कोशिश मैंने की थी रात में ट्रेन में बैठ कर के मैंने सारी वोकैब पीडीएफ बना दी थी, है ना, आराम से सारा क्विज वगैरह डिज़ाइन कर दिया था, लेकिन इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब दिन भर काम किया है, अब आकर के होटल में रिकॉर्ड करके आपके लिए सेशन को ला रहा हूँ। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप जानते होंगे मैं बहुत डेडिकेटेड पर्सन हूँ जिस भी काम को मैं करता हूँ, और यही आपके लिए मोटिवेशन भी होना चाहिए। जिस काम को करो इस तरीके से करो कि दूसरी बार करने की ज़रूरत ना पड़े। शुरू कर लें आज की क्लास को। थोड़ी लेट है पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना, कल से टाइम पे आएगी। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे मेमोरीज, जो कि लिखा हुआ है 1947 के दंगों पे, कैसे उस दंगों में क्या क्या हुआ था और आज उस पर नई डेवलपमेंट क्या हो रही है। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर को, वोकैब को मैं आपको अलग से लेकर के बताऊंगा। जो भी इस सेशन में आप सीखोगे अगले आधे घंटे में, यू विल अप्लाई दैट नॉलेज ऑन दिस क्विज। 5 क्वेश्चंस हैं, 4 क्लोज टेस्ट के, एक क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेजल वर्ब का। सेट असाइड नाम की फ्रेजल वर्ब इनमें से कौन सा मीनिंग नहीं रखती है। आराम से वीडियो को देखो, ठंडे दिमाग से, फोकस के साथ, अपने आप 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको वीडियो के एंड में। शुरू कर लेते हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है मेमोरीज, मेमोरीज मतलब यादें, और यादें किसकी भाई? ऑन रिमेंबरिंग पार्टीशन, बात कर रहा है रिमेंबर करने की, याद करने की, पार्टीशन को, बंटवारे को। तो बंटवारे में क्या क्या हुआ था आज उस हर चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ऐप से रिलेटेड। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो अपनी ऐप लॉन्च हो चुकी है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आप जाएँ गूगल प्ले स्टोर पर, ये वाला आइकन है, इस ऐप को डाउनलोड कर लें, अपना फ़ोन नंबर डाल के OTP डाल करके रजिस्टर कर लें। उसके बाद आपको मिलेंगे इस पर क्वालिटी कोर्सेज, अफोर्डेबल दामों में, 50-50, 60-60 रुपये में। SSC बैंक के पूरे कोर्सेज मैंने इसमें डिज़ाइन करके डाल दिए हैं। आपको जाना है स्टोर पे, नीचे देख रहे हो ना स्टोर। स्टोर के बाद आपको 3 कोर्स दिखेंगे यहाँ पे, पहला SSC का, दूसरा बैंक का और तीसरा राइटिंग स्किल्स का। मैं आपको बता दूंगा इनके प्राइसेस क्या हैं, कूपन कोड लगा करके सबको डिस्काउंट मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस भी कोर्स को आप बाय करते हैं उस कोर्स में कंटेंट पे जाना है और उसकी वीडियोस को देखना है। आप पूछ रहे हो ना सर वीडियोस कहाँ हैं, तो कोर्स को जब आप कोर्स को बाय करते हो, परचेज करते हो, उस कोर्स के ओवरव्यू और फिर साथ में कंटेंट में जाओ और वीडियोस आपको सारी की सारी दिख जाएंगी जितनी भी उस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स का कोर्स है 499 का, 699 का है वैसे, लेकिन पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए आपको कोड लगाना है YT200। 1000 स्टूडेंट्स के लिए शुरुआती, तो इस कोड को लगाते ही आपको 499 में कोर्स मिलने लगेगा। ये दूसरे कोर्स हैं दोनों के दोनों SSC बैंक के 5959, लेकिन आपको कोड लगाना है यहाँ भी YT10। ये 59 रुपये का कोर्स 49 रुपीज़ में मिलेगा। दोनों में 50-60 घंटे का कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट। चलिए फटाफट से डाउनलोड कर लेना। कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इसके बाद भी इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दो, या फिर ये नंबर दे रहा हूँ इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना। कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप करके छोड़ दो, 4-6 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपकी क्वेरीज़ का। शुरू कर लेते हैं, आजा। चलिए अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है रिमेंबरिंग पार्टीशन बाय इन्वॉल्विंग पाक एंड बांग्लादेश वुड हैव बीन मोर एप्ट। कह रहा है अगर रिमेंबर करने का काम करना था आपको पार्टीशन को, बंटवारे को, कह रहे इसको याद ताज़ा करना ही था ना, आपको रिमेंबर करना ही था, तो आप करते इसको इन्वॉल्व करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को। बंटवारे का दर्द सबने सहा है, पाकिस्तान ने भी, बांग्लादेश ने भी, सभी भारत का ही पार्ट रहे हैं, हिस्सा रहे हैं 1947 से पहले तक, है ना। तो कह रहे इनको अगर रिमेंबर करते आप, इनको इन्वॉल्व करके, तो ये होती ये चीज़ वुड हैव बीन, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा सूटेबल। समझ गए? सब्जेक्ट आपका रिमेंबरिंग नाम का जीरेंट, वर्ब की ING फॉर्म जब सब्जेक्ट बन करके आए तो वो क्या करती है, अपनी सिंगुलर वर्ब को लेती है। सब्जेक्ट जीरेंट हो गया, रिमेंबरिंग, वर्ब होगी वुड हैव बीन। अब ये वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ये सब मैंने आपको कंडीशनल्स में करवा दिया है। तो थर्ड कंडीशनल की स्ट्रक्चर होती है मॉडल प्लस में हैव प्लस में बीन, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी आप लगाना चाहो। जैसे इफ़ आई हैड नोन द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड इट टू यू। अगर मुझे ट्रूथ का पता होता, अगर उस वक्त मुझे सच पता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अगर उसने मेहनत की होती, कड़ी मेहनत की होती, तो वो सक्सेसफुल होती, कामयाब होती। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस में V3 टोल्ड,
और यहाँ पे वुड है प्लस में बिन लगाया क्योंकि आगे एक सक्सेसफुल नाम का हमारे पास एक जो है एडजेक्टिव पड़ा है। तो इस कंडीशनल स्ट्रक्चर को आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर लें। एप्ट नाम के वर्ड को देख लें, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब है इसका अप्रोप्रिएट या सूटेबल, और दूसरा मीनिंग है इसका इंटेलिजेंट या एडेप्ट। ऐसा आदमी जो बहुत शार्प होता है, आप उसको एक बात बताओ वो 5 बातें खुद ही समझ ले अपने आप, है ना। उसको दूसरी बार कोई जो है बात को बताने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे पर्सन को भी एप्ट बोलते हैं, और कोई चीज़ जो सूटेबल हो, एकदम फिट हो, है ना, अप्रोप्रिएट हो, उसको भी एप्ट बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे ये एप्ट वर्ड है ना, ये अप्रोप्रिएट की शॉर्ट फॉर्म है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये वर्ड बना कैसे है। अप्रोप्रिएट वर्ड की शॉर्ट फॉर्म जो है एप्ट बना दी गई है। तो ये दोनों वर्ड एक ही हैं अगर आप देखना चाहो और समझना चाहो। वैसे कॉम्पैक्ट नाम का एक वर्ड है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है करार। कॉम्पैक्ट का नाउन फॉर्म में मतलब होता है एक अग्रीमेंट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट और पैक्ट एक ही बात है, इसी की कॉम्पैक्ट की शॉर्ट फॉर्म है। ब्रदर को आप ब्रो बोल देते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ में, ब्रदर को लोग ब्रो बोल देते हैं, तो ब्रो जो है ब्रदर की शॉर्ट फॉर्म है। इंपॉर्टेंस को आप इंपोर्ट बोल देते हैं, इंपोर्ट का मतलब महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस की ही शॉर्ट फॉर्म है इंपोर्ट। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स के ना जोड़े बना लो दिमाग में, क्योंकि ये दो वर्ड्स हैं लेकिन इनका एक ही मीनिंग है और एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं। चलिए अब फटाफट से क्या करेंगे, मैं आज आपको सारी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुई है। पहले ही देख लेते हैं ताकि आर्टिकल को हम स्मूथली पढ़ पाएँ, है ना। देखो आज हमारे पास 3 ही अच्छे वर्ड्स आए हैं, इंडेलिबल, फोर्टिट्यूड और प्रोवेस। और 2 वर्ड्स पुराने हैं जिनको आज हम रिवाइज करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं। पहला वर्ड है डिराइड और दूसरा वर्ड है इरिवर्सिबल। तो पहले पुराने वालों को देख लें। देखिए डिराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मखौल बनाना, किसी को इंसल्ट करना, किसी की हंसी ठिठोली चुटकी लेना, समझ गए ना। गलत वे में, अच्छे वे में नहीं, गलत वे में, नेगेटिव वे में। यू शुड नॉट डिराइड द फेलियर्स ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको एक मेहनती आदमी की नाकामयाबियों का कभी मखौल नहीं जो है उड़ाना चाहिए। मेहनती आदमी आपको आज ना कल जवाब दे देगा आपके मुंह पे, अपने काम से वो आपको बताएगा क्या होती है मेहनत और क्या होती है सफलता, है ना। तो कभी भी उसका मखौल ना उड़ाएं। इसको मॉक करना भी बोलते हैं, रिडिकुल भी बोलते हैं डिराइड नाम की वर्ब के लिए। इसका नॉन फॉर्म होता है डिरीजन। इस वर्ड को आज आप फिर से आर्टिकल में देखोगे, जहाँ आएगा मैं बता दूंगा आपको। दूसरा वर्ड है इरिवर्सिबल, ऐसी चीज़ जिसको रिवर्स ना कर सकें। हो गया तो हो गया, दूध की दही जम गई तो जम गई, अब दही से दूध नहीं बनेगा। हर वो चीज़ जो रिवर्स ना की जा सके इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। ग्लोबल वार्मिंग इज डूइंग इरिवर्सिबल डैमेज टू अवर एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग जो है इरिवर्सिबल डैमेज हमारे एनवायरनमेंट को कर रही है। आज आप इसका एक सिनोनिम देखोगे इरिवर्सिबल का, कुछ हद तक इंडेलिबल। इंडेलिबल हर वो चीज़ है जो आगे आप, ये वर्ड आ भी गया इंडेलिबल, है ना। इंडेलिबल भी इरिवर्सिबल का एक सबसेट है। जो चीज़ रिवर्स ना कर पाओ वो इरिवर्सिबल है, और जो चीज़ लिख दी और डिलीट ना कर पाओ वो होती है इंडेलिबल। जैसे इंडेलिबल, इरिमूवेबल। द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। जो खून था उसने कभी ना डिलीट होने वाला मार्क उसकी शर्ट पे छोड़ दिया था। इंडेलिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी डिलीटेड लेटर। एक बार हो गया, लिखा गया तो लिखा गया, है ना। इरिवर्सिबल का ही सिनोनिम है एक तरह से। इसको आप अनफॉरगेटेबल बोलें, लास्टिंग बोलें, एंड्यूरिंग बोलें। इंडेबिलिटी इसकी नॉन फॉर्म होती है। एक और वर्ड है हमारे पास फोर्टिट्यूड। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, फोर्ट प्लस में एटीट्यूड से। फोर्ट क्या होता है, किला। किला क्या होता है, मजबूत। अगर आपका एटीट्यूड फोर्ट जैसा है तो आपका एक मजबूत एटीट्यूड है। कैसा है आपका एटीट्यूड, करेज वाला, ब्रेवरी वाला, स्ट्रेंथ वाला। फोर्टिट्यूड होता है आपका साहस, आपकी, समझ गए ना, ब्रेवरी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती, वो कहलाती है आपका फोर्टिट्यूड। जैसे और हेल्थ केयर वर्कर्स शोड रिमार्केबल फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द पैंडमिक। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने ऐसी एक फोर्टिट्यूड को शो किया जो बड़ा रिमार्केबल था। उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया पैंडमिक के दौरान, समझ गए ना। तो उनकी बहादुरी थी, कोरोना के मरीजों को भी वो इलाज कर रहे थे अपनी जान पे खेल के। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ फोर्टिट्यूड। इसको आप वेलर और टेनेसिटी बोलें। वेलर और टेनेसिटी दोनों ही आपकी बहादुरी के सिनोनिम है। लास्ट वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस बना है पावर प्लस में, चलो इसको छोड़ो, मैं कभी फिर तोड़वाऊंगा इस वर्ड को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रोवेस का मतलब होता है मास्टरी, किसी चीज़ में आपकी निपुणता, आप कितने अच्छे हैं किस काम में, वो आपकी प्रोवेस बताती है। जैसे यूसेन बोल्ट हैज़ सेट अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एथलेटिक प्रोवेस। यूसेन बोल्ट नाम का ये जो आदमी है ना, जमैकन जो रनर है, इसने गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया है एथलेटिक प्रोवेस का। इसने जो स्टैंडर्ड बना दिए हैं भागने दौड़ने के, वो अपने आप में एक मास्टरी के स्टैंडर्ड हैं। इनको अगर आप क्रॉस करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, है ना। यूसेन बोल्ट को अगर आप छू भी पाते हैं तो मास्टरी, डेक्सटेरिटी और एक्सपर्टीज सब के सब आपकी प्रोवेस, आपकी निपुणता को बताते हैं।
ठीक है, 3 वर्ड नए 2 वर्ड पुराने, ये पूरी शीट रखी हुई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जाओ डाउनलोड कर लो और रोज़ इस शीट को फॉलो करो, है ना। डिटेल में आपको एक एक वर्ड को मैं करवा रहा हूँ। चलिए फटाफट बढ़ेंगे। अब मैं आपको समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, फटाफट आपको पता लगे। देखो 1947 में हुआ था बंटवारा, और उस बंटवारे में क्या हुआ था, हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे। एस्टिमेट्स ऐसा बताते हैं कि तकरीबन 20 लाख लोगों की हत्या की गई थी। मारा नहीं गया था, हत्या की गई थी, टुकड़े टुकड़े करके मारा गया था, समझ गए ना, दर्दनाक हत्या। और लगभग 1 लाख औरतों का रेप किया गया था किडनैप करके। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन कभी भी पार्टीशन को लाइमलाइट नहीं मिली, कभी भी पार्टीशन को दुनिया याद नहीं करती है। तो मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने 14 अगस्त को पार्टीशन ड्यूरेंट डे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्व करने का मतलब है इस डे पे हम शोक मनाएंगे कि इस डे पे हमारा पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और इतने लोग जो हैं हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के दुश्मन बन करके एक दूसरे को मार के चले गए। ठीक है, हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है ये बहुत ही अच्छा काम किया आपने, इसको करने की बहुत ज़रूरत थी। पार्टीशन में हमने बहुत बड़ा नुकसान सहा है, और हमारी आने वाली जनरेशन को पता लगना चाहिए कि हिंसा का जो है मूल्य, हिंसा की कीमत क्या होती है, वायलेंस कितनी खतरनाक है। लेकिन कह रहा है कि इसमें एक चीज़ आपने गलत कर दी, या एक चीज़ आपने मिस कर दी, और वो क्या थी, विदेशियों को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। कैसे? पार्टीशन का दर्द ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी सहा है। हिंदुस्तानियों के साथ में, ये हिंदुस्तान के हिस्से ही थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ भी लोगों की हत्या हुई है, और करने वाले थे ब्रिटिश राज के लोग। कह रहे पार्टीशन में तीनों को आप कंबाइन करते और ब्रिटिश राज को, इंग्लैंड को आप जो है बीच में अकाउंटेबल ठहराते तो और अच्छा लगता, दुनिया को पता लगता इंग्लैंड की इस बदमाशी की वजह से तीनों देशों के कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने कितना कुछ सहा है। बस यही इसकी आज की समरी है। इमोशनल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, आपको इमोशनल कर देगा। आज की थीम भी है इमोशनल, है ना, जो टोन है इमोशनल है। अब इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, 3 सेंटेंस में आंसर करना, लिखा करो रोज, है ना, 3 सेंटेंस लिखा करो। मैं भी लिखता हूँ, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप फर्स्ट कमेंट में पढ़ पाएंगे जो मैंने लिखा है इसी वीडियो के नीचे। क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा। देखो ब्रिटिश राज की पॉलिसी थी फूट डालो राज करो, उसी की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और उसी की वजह से जो पार्टीशन को भी अंजाम दिया उन लोगों ने। उन लोगों की कारस्तानी के बाद जो पार्टीशन हुआ, क्या उस पार्टीशन के रिमेम्बरेंस डे पे हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। इंसान बन के जवाब देना है इसका, मानव बन के ठंडे दिमाग के साथ। चलिए लिखना शुरू कर दो, आ जाओ फटाफट से शुरू कर रहे हैं आर्टिकल को। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट followed by a gazette notification to mark August 14 as Partition Horrors Remembers Day 74 years later has received mixed responses। कह रहा है पीएम मोदी की जो अनाउंसमेंट है, अच्छा किसके बाद, जो कि फॉलो बाय होती है, जिसके बाद में आता है गजेटेड नोटिफिकेशन। पहले अनाउंसमेंट आती है और उसके बाद में आता है गैजेट नोटिफिकेशन। ये क्या होता है भाई, सरकारी नोटिफिकेशन को बोलते हैं गैजेट नोटिफिकेशन, सरकार की किताब होती है गैजेट, है ना। कह रहे ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, और किस लिए, मार्क करने के लिए अगस्त 14 को पार्टीशन ऑनर्स रिमेंबर्स डे पे, पार्टीशन में बंटवारे में हम उस जो मौतें हुई हैं, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उनको रिमेंबर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस डे पे। और कब, 74 सालों के बाद। कह रहा है इस काम ने रिसीव किया है, इस अनाउंसमेंट ने रिसीव किया है मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज को, मिले जुली प्रतिक्रियाओं को। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, कुछ लोग कह रहे हैं और भी इसमें हम कर सकते थे। ऐसी मिक्स सी हमें रिस्पॉन्सेज इस काम के लिए हमें मिले हैं। समझ गए? अनाउंसमेंट की वर्ब क्या है, हैज़ रिसीव्ड। अपने आप ही देख लो ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अच्छा गैजेट मैंने आपको बता दिया, सरकारी किताब होती है, गैजेट नोटिफिकेशन उसके अंदर छपते हैं, है ना। अब इस पर फटाफट से एक सिंपल सा ग्रामर रूल कर लेते हैं। मुझे आशा है आप सभी लोगों को आता होगा, और नहीं आता है तो फटाफट सीख लो, आसान है। फॉलोइंग और फॉलो बाय में क्या फ़र्क है, देखो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मरवाने के लिए तो किताबें हैं मोटी मोटी, आप पढ़ लो जा करके। आपको याद करना है लॉजिकली तरीके से। जब मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ तो आई एम फॉलोइंग यू, और अगर आई एम फॉलोइंग यू तो मैं आपके बाद में आ रहा हूँ। भाई आप आगे हो, मैं आपके पीछे हो, आई एम फॉलोइंग यू। समझ रहे हो ना, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, बाद में आना, और फॉलोड बाय का मतलब अगर मैं आपका पीछा कर रहा हूँ तो आप मुझसे फॉलोड बाय हो रहे हो, मेरे द्वारा आप पीछा किए जा रहे हो, आप मुझसे आगे हो, आप मुझसे बिफोर हो। फॉलोइंग मतलब आफ्टर, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो। फॉलोड बाय मतलब बिफोर, क्योंकि आप आगे हो, किसी और के द्वारा आपको फॉलो किया जा रहा है। ट्रिक याद रहेगी। अब इसी को अपने को अप्लाई करना है, कहाँ फॉलोइंग और कहाँ फॉलोड बाय लगेगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान से समझो। कह रहा फॉलोइंग या फॉलोड बाय अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन द इलेक्शंस, द पीएम या प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रिजाइंड। कह रहा है एक बहुत ही शर्मनाक हार के बाद इलेक्शंस में पार्टी के प्रेसिडेंट ने जो है रिजाइन कर दिया, या हो सकता है पहले कर दिया हो। फॉलोइंग या फॉलोड बाय में से एक चूज करना है। अब मुझे बताओ पार्टी का प्रेसिडेंट कब रिजाइन करेगा,
डिफीट आने से पहले करेगा, डिफीट आने के बाद करेगा? भाई ये पार्टी का प्रेसिडेंट है, पार्टी तो अभी हारी नहीं, पार्टी तो जीतने वाली है और प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है, ऐसा सुना आपने कभी? नहीं। पहले ह्यूमिलेटिंग डिफीट आई, उसके बाद में प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। अगर पहले ये आया तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉलोइंग। आप इसको हटा दो और लिख दो फॉलोइंग, या आफ्टर भी लिख सकते हो। आफ्टर अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन द इलेक्शंस द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रिजाइंड। समझ गए लॉजिक से? फॉलोइंग क्यों आया, फॉलोड बाय क्यों नहीं आया? अगला देख लो। द लॉकडाउन्स वर फॉलोइंग या फॉलोड बाय सीवियर रिस्ट्रिक्शंस। लॉकडाउन्स के बाद में बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगी। पहले क्या हुआ, लॉकडाउन लगे, फिर लॉकडाउन में सरकार ने बोला घर से बाहर निकलोगे तो हम ठोकेंगे। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, 2 घंटे सुबह आना, सामान लेके घर में चुपचाप दुबक जाना, है ना। तो पहले क्या लगा, लॉकडाउन लगा, फिर हुई सीवियर रिस्ट्रिक्शंस, है ना। लॉकडाउन लगने के बाद उनकी घोषणा की गई। अगर लॉकडाउन पहले आए हैं तो बिफोर आए हैं, आप यहाँ लिखोगे फॉलोड बाय। द लॉकडाउन्स वर फॉलोड बाय सीवियर रिस्ट्रिक्शंस। समझ गए? नहीं भूलोगे कभी। चलो, और मैं कई बार करवाऊंगा इसको, बार बार आपको इसको रिवाइज करना है। कह रहा विद अबाउट 2 million killed in the most brutal ways, an estimated 1 lakh women kidnapped and raped, and more than 15 million men, women and children displaced. Partition. The British Raj parting shore to India left an indelible marks in the hearts and memories across the subcontinent. कह रहा विद के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ? लगभग 2 मिलियन लोगों के मारे जाने के साथ। सोच के देखो, 20 लाख लोग तलवारों से काट के मारे गए थे। कह रहा लगभग 20 लाख लोगों के मारे जाने के साथ। और किसमें? मोस्ट ब्रूटल वेज में। जहर दे के नहीं मारा, गाड़ियों के नीचे रोंद रोंद के मारा था तलवारों से। कह रहा ऐसे सबसे ज़्यादा जंगली तरीकों से। कह रहा इस काम के होने के साथ ही, अच्छा और कौन से काम? लगभग 1 लाख लोगों के, औरतों के किडनैप और रेप होने के साथ ही, है ना। और किस काम के साथ? लगभग 15 मिलियन बच्चों, औरतों और वुमन के डिस्प्लेस्ड होने के साथ ही। 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़। वो अपना घर छोड़ के तुम इधर आ गए और वो इधर चले गए, है ना। कह रहा है इन तीनों घटनाओं के होने के साथ ही जो पार्टीशन है, जो बंटवारा है, और वो क्या था? ब्रिटिश राज का आखिरी पार्टिंग शॉट था। पार्टिंग शॉट का मतलब क्या होता है? जाते जाते आप मार करके जाओ। पहले तो आपने किया जो किया, जाते जाते एक और मार करके, पार्ट करते हुए, सेपरेट होते हुए एक शॉट मार के चले गए। तो ये ब्रिटिश राज का जाता हुआ एक वार था इंडिया पे। कह रहा है इस पार्टीशन ने छोड़ दिया एक इंडेलिबल मार्क को, एक ऐसे निशान को जो इंडेलिबल है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, हमारे दिलों में और हमारी यादों में, पूरे सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब के सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो कह रहा है सब लोगों की यादों में और हार्ट्स पे एक बड़ा मार्क जो है छोड़ के गया, इंडेलिबल मार्क को। समझ गए? सेंटेंस बड़ा आसान है। ये विद से विद वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये बता रहा है किस काम के होने के साथ ही कैसा हुआ। तो इस चीज़ के होने के साथ ही ये पार्टीशन, ये लीव कर गया एक इंडेलिबल मार्क को। पार्टीशन की वर्ब लेफ्ट, पास इंडेफिनिट टेंस में। पार्टिंग शॉट मैंने आपको बता दिया, आपका आखिरी शॉट होता है पार्टिंग शॉट। जाते जाते आपने एक शॉट मार दिया ना किसी के, जाते जाते आपने उसको कुछ कह दिया, कुछ मार दिया, कुछ पीट दिया, तो पार्टिंग शॉट है। अंग्रेजों ने भी यही किया था, जाते जाते हमें मार पीट के गए हैं वो। अब देखो पार्टिंग शॉट पे एक इडियम बनती है पार्थियन शॉट। पार्थिंग शॉट, पार्टिंग शॉट और पार्थियन शॉट, है ना, एक ही बात है दोनों। पार्थियन एक सभ्यता थी, उनका काम था गुरिल्ला मार पद्धति से, है ना, उस तरीके से मारना जैसे मराठा लोग मारते थे। तो पार्थियन जो थे ईरानी थे और वो इसी तरह के काम करते थे। आपको लगेगा कुछ नहीं करेंगे, पर जाते जाते आपको मार के हत्या करके चले जाएंगे। तो वहाँ से हमने एक इडियम बनाई है पार्थियन शॉट। याद रहेगा? बढ़े आगे। इंडेलिबल मतलब जिसको डिलीट ना किया जा सके, इरिमूवेबल हो, एंड्यूरिंग हो, अनफॉरगेटेबल हो, जिसके निशान आपके जो है जमीर पे हमेशा रहें। कह रहा फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर that lost its territory and its people to the west and east, the decision was a painful cleaving that marred much of the joy felt in gaining independence. कह रहा इंडिया के लिए खासकर, अब बता रहा है पार्टीशन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? भारत को हुआ। कह रहा भारत के लिए खासकर इन पर्टिकुलर। अच्छा कौन सा भारत? जिसने लूज़ किया था अपनी टेरिटरी को, अपने भूभाग को, अपनी ज़मीन को और अपने लोगों को। और कहाँ पे? वेस्ट में और ईस्ट में। कुछ लोग चले गए वेस्ट पाकिस्तान में, कुछ लोग चले गए ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि 71 में बना बांग्लादेश। कह रहा है इंडिया के लिए ना ये डिसीजन था, वॉज एक बहुत ही पेनफुल क्लीविंग, एक बहुत ही दर्दनाक रिफ्ट। क्लीविंग का मतलब होता है स्प्लिट, दरार, है ना, एक बहुत बड़ी दर्दनाक दरार था। और वो दरार थी जिसने मार कर दिया, जिसने चोट मारी, जिसने डैमेज किया ज़्यादातर उस जॉय को, उस हर्ष उल्लास को, उस आनंद को जो हमने फील किया था इंडिपेंडेंस को गेन करने में, आज़ादी को पाने में। तो आज़ाद जरूर हुए, लेकिन 20 लाख लोगों की हत्याओं को देख करके। तो इंडिया के लिए खासकर दर्दनाक था। हमने ज़मीन भी खोई, हमने लोग भी खोए, और हमने इंडिपेंडेंस को ऐसे माहौल में गेन किया। समझ गए?
अब इस सेंटेंस में पहले तो एक एरर, मैं पहले सेंटेंस के अंदर से स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, आप अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ वो एरर क्या है, ठीक है। दैट की वर्ब है लॉस्ट, इंडिया के लिए है रिलेटिव प्रोनाउन दैट, डिसीजन की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है मार्ड, क्लीविंग के लिए दैट नाम के हमने वर्ड को यूज़ किया है। क्लीविंग का मतलब होता है दरार, है ना, स्प्लिट, सेपरेशन, दो लोगों की, दो चीज़ों के बीच की जो दरार होती है उसको कहते हैं क्लीविंग। क्लीविंग से एक बॉडी पार्ट भी बनता है क्लीवेज। चलो एक सेकंड रुक, सभी लोग एडल्ट हो तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लीवेज बोलते हैं किसी मेल की, किसी फीमेल की ब्रेस्ट की, ये वाली जो आप साइन देख रहे हो ना, ये वाला जहाँ पे ब्रेस्ट दोनों पार्टीशन होता है इन दोनों का, इस बॉडी पार्ट को बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी, इस तरह के वर्ड्स भी इंग्लिश के अंदर हमारे पास हैं। तो यहाँ पे ब्रेस्ट सेपरेट होती है क्योंकि दरार है ना, बीच में स्प्लिट है, तो क्लीविंग से ही हमने क्लीवेज नाम के वर्ड को बनाया हुआ है। याद रहेगा हमेशा क्लीवेज। बढ़े आगे, चलो। मार का मतलब होता है चोट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना, मार करना। अब गलती बता देता हूँ मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर तुम पढ़ चुके हो। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के लिए कभी दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। आप क्या करोगे इस केस में, आप यूज़ करोगे विच। अरे दुनिया में एक ही इंडिया है जिसका आई हमने बड़ा कर दिया है, ये प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन आ जाएंगे, हमेशा अपनी पहचान को वो खुद बनाते हैं, दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन से उनको पहचान नहीं देनी है। तो यहाँ पे टेक्निकली विच आना चाहिए था, ना कि दैट। बढ़े आगे, कह रहे द वायलेंस दैट वॉज अनलीस्ड बाय द डिसीजन पिटेड इंडियन अगेंस्ट इंडियंस, हिंदूज एंड सिख्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, with the worst of the horrors seen in the Punjab and Bengal states that were partitioned in most mindless and thoughtless display of colonial insensitivity। अब बता रहा है पूरे झगड़े की जो है जड़ क्या है। कह रहा है जो वॉयलेंस हुई है ना, जो हिंसा हुई है, और जिस वॉयलेंस को अनलीश किया गया था, जिस वॉयलेंस को रिलीज किया गया था। अनलीश करने का मतलब क्या है, लीश का मतलब होता है लगाम। आपके घर पे डॉगी है ना, तो उसकी डॉगी के गले के पट्टे को बोलते हैं लीश। अगर आप अनलीश कर रहे हो अपने डॉगी को, तो आप उसको रिलीज कर रहे हो, खुला छोड़ रहे हो, जा काट ले जिसको काटना है, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये जो वॉयलेंस है ना, इस वॉयलेंस को अनलीश किया गया था, खुला छोड़ा गया था, डिस्चार्ज किया गया था, रिलीज किया गया था उस डिसीजन के द्वारा जिसने पिट कर दिया, सामना करवा दिया। पिट करने का मतलब होता है आमने सामने रखना, इंडियन को इंडियन के सामने, है ना, हिंदू और सिख को रख दिया मुस्लिम के सामने। और ये काम कैसे हुआ, जो सबसे बुरा था, जो वर्स्ट था, जो सबसे बुरे हमारे हॉरर्स थे, है ना, डरावनी चीज़ें थी, और जो देखी गई थी पंजाब और बंगाल स्टेट में। ये वो दो स्टेट्स हैं जिनको पार्टीशन किया गया था, जिनको तोड़ा गया था मोस्ट माइंडलेस, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाले और थॉटलेस डिस्प्ले के साथ, दिखावे के साथ, जो था कॉलोनियल इंसेंसिटिविटी का। कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशवादी, है ना। इनसेंसिटिविटी होती है आप में संवेदनशीलता की कमी। अंग्रेज आए, उन्होंने मैप लिया, मैप पे एक लकीर खींची और बोला ये लेफ्ट वाला बन गया पाकिस्तान, पंजाब इधर वाला इधर दे देते हैं, इधर वाला इधर देते हैं। मतलब आधे घंटे में समझ लो डिसीजन लिया गया था कि इस लकीर को कहाँ पे खींचना है। वैसे ही बंगाल को भी ऐसे तोड़ करके बोल दिया ये राइट वाला बन गया ईस्ट पाकिस्तान, बाद में बना वो बांग्लादेश। तो कह रहा है ऐसा हुआ इस वॉयलेंस के अंदर, ऐसे इसमें इंडियन को इंडियन से लड़ाया गया था। और सबसे बुरा देखा बंगाल और पंजाब ने, जहाँ पे पार्टीशन को बहुत बेवकूफ़ाना तरीके से बनाया गया था। समझे सेंटेंस को। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो फटाफट से। वॉयलेंस की वर्ब है पिटिट। पिट का मतलब होता है आमने सामने बिठाना। मैं मेरा ले आया, आप अपना ले आए, अपने अपने जानवर पकड़ के लाए अपने, और एक दूसरे को बिठा दिया। तो ऐसे ही उन अंग्रेज़ों ने इंसानों को जानवर बना करके एक दूसरे के सामने लड़ाया, इंडियंस को इंडियंस के साथ। दैट की वर्ब है वॉज अनलीस्ड, पैसिव वॉइस में। वॉयलेंस के लिए दैट नाम का रिलेटिव नाउन यूज़ किया है ना, कॉमन नाउन है, दैट के साथ आया हुआ है। स्टेट्स के नाम के आगे कभी द ना लगाएं, पंजाब द पंजाब ना लिखें, द बंगाल ना लिखें, है ना, बिना जो है द के आते हैं स्टेट्स के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन का मतलब होता है तोड़ देना। कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवादी। इनसेंसिटिविटी मतलब आपके अंदर संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी की कमी है। अब इसको आप अपैथी भी बोलते हैं और नॉन चैलेंज भी बोलते हैं। अपैथी, इनसेंसिटिविटी और नॉन चैलेंज तीनों एक दूसरे के सिनोनिम में संवेदनशीलता की कमी के। बड़े आगे ये एडवांस्ड वर्ड है नॉन चैलेंज। चलो कह रहा है these stories have remained in public memory as India consciously chose to set aside its pain and greet Pakistan on its birth and attempted to carve out a distinct secular identity as it sought to develop itself। अब देखो यहाँ से आर्टिकल मोड़ लेगा। मोड़ कैसे लेगा, ये बताएगा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ क्या, तीनों ने अपनी अपनी कौन सी चॉइसेस ली, है ना, बताएगा। कह रहा है दीज स्टोरीज, ये जो कहानियाँ हैं जो ऊपर हमने की है, ये बनी रही हैं, रिमेन रही हैं लोगों की मेमोरी में आज भी, है ना। कह रहे जैसे ही इंडिया, जिसने कॉन्शियसली चूज़ किया, जिसने जानबूझ करके चुना इस चीज़ को कि वो सेट असाइड करेगा, साइड में रख देगा
अपने दर्द को और ग्रीट करेगा पाकिस्तान को इसके बर्थ पे। जब पाकिस्तान बना था तो इंडिया ने उसको ग्रीट किया था कि चलो आज आप भी आज से देश हैं, हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कह रहे ये हमेशा लोगों की मेमोरी में बनी रहेगी चीज़ें, क्योंकि इंडिया ने जानबूझ करके अपना दर्द साइड में रखा और पाकिस्तान का स्वागत किया। और उसके बाद क्या हुआ भाई, अटेम्प्ट किया इंडिया ने कि वो कार्व आउट करे, तराशे एक डिस्टिंक्ट अलग सी सेक्युलर आइडेंटिटी को, धर्मनिरपेक्ष आइडेंटिटी को। इंडिया बोलता था कि ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, सब धर्म यहाँ पे बराबर है। ऐसी आइडेंटिटी को हमने बनाने की कोशिश की। और ये काम कैसे हुआ, जैसे ही इंडिया ने कोशिश की अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को विकसित करने की। बाकी दोनों कंट्री इस काम को नहीं कर पाई, लेकिन इंडिया जो है डेवलपमेंट के रास्ते पर निकल पड़ा सेक्युलर होकर के। समझ गए। स्टोरीज की वर्ब है हैव रिमेन्ड, इंडिया की वर्ब है चोज, इंडिया की दूसरी वर्ब है अटेम्प्टेड। इंडिया ने एक तो चूज़ किया और दूसरा काम किया अटेम्प्ट करने का। अच्छा, उसके बाद इट की वर्ब है सॉट, इट आया इंडिया के लिए, इंडिया ने इस काम को करने की कोशिश की। सीक की सेकंड फॉर्म है, सीक का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना, सीक की सेकंड वर्ब सॉट। अब देखो दो वर्ड्स आए हमारे पास, कार्व आउट और सेट असाइड। एक मूर्ति है, आप एक पत्थर होगा, पत्थर को तोड़ोगे तराशोगे, है ना, तो मूर्ति बन जाएगी। कार्व आउट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को तराशना, फॉर्मुलेट करना, सेटअप करना, है ना, हिंदी बोलते हैं तराशना। और सेट असाइड इस फ्रेजल वर्ब के 3 मीनिंग है, तीनों ही बड़े आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो सेट असाइड का मतलब होता है किसी को कैंसिल करना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर पकड़ा और सेट कर दिया, असाइड साइड में रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आज से इसको नहीं मानोगे, हम बता रहे हैं क्या करना है। तो सेट असाइड का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, नलीफाई करना। निकल आया ना पहला मीनिंग। अब देखो दूसरा, आपकी सैलरी में से आपने 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, 25,000 रुपये, उसमें से 5,000 रुपये अलग रख दिए कि कभी काम आएंगे तो वहाँ पे यूज़ करूँगा। सेट असाइड का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को साइड में रख देना फ्यूचर यूज़ के लिए। समझ गए ना, रिजर्व में रख देना, भाई ये काम है बाद में होगा, इसके लिए मैं इतने पैसे अलग रख रहा हूँ, इस काम के लिए इतना वक्त मैं अलग रख रहा हूँ। सेट असाइड का दूसरा मीनिंग हो गया रिजर्व करना। और तीसरा सेट असाइड का मीनिंग है किसी चीज़ को साइड में रख देना, भूल जाना। आपकी और मेरा झगड़ा है, लेकिन आप और मैं भाई भी हैं। अब दिवाली का मौका है, हमने क्या किया, अपने भाइयों के झगड़े को सेट असाइड किया, फॉरगेट किया, पुट इनसाइड किया और झगड़े को भुला करके दिवाली को मनाया। तो किसी चीज़ को थोड़े वक्त के लिए साइड में रख देना, भूल जाने को भी सेट असाइड बोलते हैं। एक ही वर्ब है फ्रेजल वर्ब, तीनों ही मीनिंग्स रखती है और तीनों ही इसके सेट और असाइड वर्ब को अगर आप पकड़ोगे ना, दोनों वर्ड्स को निकल करके आएंगे। आगे बढ़े, इसी पे आज का क्वेश्चन है क्विज का। चलिए, कह रहा द स्कार्स वर नॉट फॉरगॉटन बट बोर्न विद फोर्टिट्यूड एंड अ डिजायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम। कह रहे जो स्कार्स थे, स्कार का मतलब होता है चोट, वूंड, घाव। कह रहा घावों को कभी नहीं भुलाया गया, घाव आज भी जिंदा है। कह रहा बट बोर्न विद, देखिए बोर्न विद बना है बेयर विद से। बेयर का मतलब होता है सहना, बेयर विद मतलब किसी चीज़ से पुट अप विद करना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना। तो बेयर विद की थर्ड फॉर्म है बोर्न विद पैसिव वॉइस में। कह रहा लेकिन दीज वर बोर्न विद, इन स्कार्स को बेयर विद किया गया था, इनको सहा गया था। और किसके साथ, फोर्टिट्यूड के साथ। फोर्टिट्यूड बता दिया ना आपको, बहादुरी के साथ। और एक डिज़ायर के साथ, एक इच्छा के साथ जो थी मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की इन घावों से। तो इंडिया ने घावों को याद रखा है, आज भी हमारे जो है ज़मीर पे घाव बने हुए हैं, लेकिन हमने इनको सहा है बड़ी बहादुरी के साथ, ताकि इनसे हम आगे निकलें डेवलपमेंट की राह पे, तरक्की के रास्ते पे। समझ गए। स्कार्स की 2 वर्ब्स हैं पैसिव वॉइस में, पहली वर्ब है वर नॉट फॉरगॉटन, दूसरी वर्ब है वर बोर्न विद। दूसरी बार वर को नहीं लिखा गया है, पैसिव वॉइस ही है ना, पहली बार आ गया तो दूसरी बार मिस कर दिया। बेयर विद मैंने आपको बता दिया, एंड्योर करना, टॉलरेट करना, किसी को सहना। पुट अप विद करना, याद रखना इस फ्रेजल वर्ब को। आई कैन नॉट पुट अप विद यू नाउ, मैं अब आपको सह नहीं सकता, यहाँ से चले जाओ। आई कैन नॉट पुट अप विद यू नाउ, पुट अप विद। फोर्टिट्यूड आप समझ गए, बहादुरी है ना, फोर्ट वाला एटीट्यूड, फोर्टिट्यूड। कह रहा है अलॉन्ग द वे the two nation theory based on religion alone that Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah fought for so bitterly disintegrated with the creation of Bangladesh in 1971। कह रहा लेकिन इसी रास्ते पे पाकिस्तान कहाँ फेल हुआ है ना, 2 नेशन थ्योरी पे। कह रहा इसी रास्ते पे अलॉन्ग द वे जो 2 नेशन की थ्योरी थी, इधर ईस्ट पाकिस्तान उधर वेस्ट पाकिस्तान। और कैसे बने नेशंस, सिर्फ धर्म के नाम पे। मुस्लिम हैं तो हम अलग कंट्री हैं, हिंदू हैं तो तुम अलग कंट्री हो। कह रहे ये 2 नेशन की थ्योरी थी जो रिलीजन पे बेस्ड थी, और जिसको पाकिस्तान के जन्मदाता, फाउंडर, पाकिस्तान की फाउंडेशन रखने वाले, नींव के पत्थर रखने वाले जिन्ना जी जो हैं, जिन्होंने इसके लिए फाइट किया था, जो इसके लिए लड़े थे। और कैसे बहुत ही कड़वाहट के साथ, बिटरली बहुत ज़्यादा लड़े थे वो गांधी के साथ कि हमें तो चाहिए ही अलग पाकिस्तान। कह रहे ये थ्योरी जो है डिसइंटीग्रेट हो गई, चकनाचूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई बांग्लादेश के बन जाने के साथ ही, क्रिएशन के साथ ही 1971 में। कितना प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है।
टू नेशन की थ्योरी है डिसइंटीग्रेटेड, टू नेशन थ्योरी आप समझ गए ना, ये सब्जेक्ट है, इसकी वो है डिसइंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, सेपरेट होना, ब्रेक इनटू पीसेस होना, शटर होना, डिसबैंड होना, कम अपार्ट होना, चकनाचूर होना। दैट की वर्ब है, जिन्ना साहब की वर्ब है जिन्ना, एक सेकंड रुक जाओ ना, जिन्ना की वर्ब है फॉट, किसी चीज़ के लिए फाइट करना। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, चलो एक चीज़ मैं आपको दिखाई देता हूँ, फटाफट आ जाओ। कितने लोग आप में से अभी भी ऐसे हैं जो फाइंड और फाउंड के बीच का डिफरेंस नहीं कर सकते? देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं कि बैंक और एसएससी के तो हर स्टूडेंट की जुबान पे होने चाहिए। फाइंड और फाउंड में क्या डिफरेंस होता है? फाइंड का मतलब है पाना, किसी चीज़ को पहले ढूंढ, आपने खोया और फिर पा लिया, है ना। चाबी थी आपकी कार की, पहले खो गई फिर आपने फाइंड कर ली। और फाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, किसी चीज़ का नींव का पत्थर रखना। समझ गए ना? दिक्कत क्या है? फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इसकी फाइंड की सेकंड फॉर्म और फाउंड की फर्स्ट फॉर्म फाउंड ही है, तो कंफ्यूजन करते हैं आपस में। सेंटेंस का मीनिंग देखो और फिर चेक करो फाइंड लगेगा या फाउंड लगेगा। द रिच बिजनेसमैन वॉज फेमस फॉर फाइंडिंग या फाउंडिंग मल्टीपल स्टार्टअप्स दैट वेंट ऑन टू बिकम सक्सेसफुल कंपनीज लेटर। ये अमीर बिजनेसमैन बहुत ही फेमस था, मशहूर था, फाइंड या फाउंड करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स को, जो वेंट ऑन हुए, जो आगे जाकर के बन गए, वेंट ऑन टू बिकम हो गए। वेंट ऑन का मतलब होता है गो ऑन करना, भविष्य में जाके कुछ बनना, जो फ्यूचर में जाकर के बन गए बहुत ही सक्सेसफुल बड़ी बड़ी कंपनियां। अब देखो बिजनेसमैन कंपनियों को ढूंढेगा नहीं, कंपनियां कहीं खो नहीं गई हैं। हमें यहाँ पे फाइंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए फाउंड। और फाउंड की थर्ड जो आईएनजी फॉर्म होती है फाउंडिंग, फेमस फॉर फाउंडिंग मल्टीपल स्टार्टअप्स। मीनिंग से जाना और करेक्ट वर्ड को यूज़ करना, करेक्ट वर्ब को यूज़ करना, आपको दोनों का मीनिंग मैंने बता दिया है। बढ़ेंगे आगे, आज के क्वेश्चन में यूज़ होगा ये क्विज में। कह रहा है अदर डेवलपमेंट्स हैव ऑल्सो हेल्प्ड हील द वुंड्स ऑफ partition, not the least India's successes over the past 3/4 of a century, including a growing economy, its technological prowess and a respected voice on the global stage। कह रहा और भी कई डेवलपमेंट्स हुई, और भी कई चुनौतियां इंडिया के सामने आई, और भी इंडिया ने कई राहों को चुना जिन्होंने हेल्प किया हील करने में इन वुंड्स को, इन घावों को जो थे बंटवारों के, और जिनमें से कम कोई भी नहीं ऐसी, नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट का मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना आगे, इनमें से एक भी कम नहीं है, सब की सब बराबर है। अब वो कौन कौन सी हैं? इंडिया की सक्सेस पिछले 3/4 के जो है सेंचुरी के दौरान, पिछले 75 सालों में इंडिया ने कितनी कामयाबी को छुआ। एक गरीब देश होने के बावजूद, इंडिया और पाकिस्तान से ही जुड़ा होने के बावजूद, आज इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, अपने आप में लोहा मनवाने वाली बात है। जिसमें शामिल है ग्रोइंग इकॉनमी, इसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हम यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे निकल गए हैं, और एक रिस्पेक्टेड वॉइस भी है ग्लोबल स्टेज पे। इंडिया का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है दुनिया भर में, गरीब देश होने के बावजूद, है ना। बहुत कम ऐसे गरीब देश हैं जिसको इंडिया जितनी रिस्पेक्ट मिलती है। समझ गए? डेवलपमेंट का वर्ब है हैव ऑल्सो हेल्प्ड, है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है। हील का मतलब होता है किसी चीज़ को सही होना, है ना। हेल्प के बाद में चाहे तो बेयर इन्फिनेटिव लगाओ, चाहे टू इन्फिनेटिव लगाओ। हेल्प्ड टू हील भी ठीक होता, और हेल्प्ड बिना टू के हील ये भी ठीक है। वुंड का मतलब होता है आपकी चोट। प्रोग्रेस मैंने आपको बता दिया था, आपकी मास्टरी, डेक्सटेरिटी, आपकी स्किलफुलनेस, है ना, कितने आप जो है माहिर हो किस काम में। आगे कह रहे देयर इज नो क्वेश्चन दैट अ नेशन कैन नॉट नो इटसेल्फ विदाउट नोइंग इट्स पास्ट, एंड दैट द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, आर्काइव्ड, मोन्ड एंड कॉमेमोरेटेड। कह रहा कोई सवाल नहीं है इस बात में, देयर इज नो क्वेश्चन, सवाल ही नहीं है किस चीज़ का भाई, कि एक नेशन जो है नहीं जान सकती अपने आप को, नो नहीं कर सकती इटसेल्फ, खुद को, बिना जाने अपने पास्ट को। आपको अपना पास्ट ही नहीं पता तो क्या हुआ, आपके पास्ट में क्या क्या चीज़ें आपके देश ने देखी हैं, तो आप कभी अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। इस बात में कोई भी सवाल नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। और कह रहा है जो हॉरर्स थे, जो डर थे, जो पार्टीशन के, कह रहा उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उनको आर्काइव किया जाना चाहिए। आर्काइव का मतलब होता है उनको रिकॉर्ड बुक्स में लिखना, उनको किताबों में डालना, जैसा का जैसा लिखा है सच का सच, है ना। उनको मौन किया जाना चाहिए। मौन का मतलब होता है शौक दिखाना, उनके ऊपर जो है थोड़ा सा अपना रोष दिखाना, है ना, अपनी दुख को दिखाना। और लास्ट में कोमेमोरेट किया जाना चाहिए, मिल करके उनकी याद भी ताज़ा की जानी चाहिए। हमारा पास्ट हम सबको पता होना चाहिए, अच्छा हुआ या गलत हुआ उसको याद रखें, एक्नॉलेज करें, उस पर दुख मनाएं और सब मिल करके उसको मेमोरेट करें। समझ गए? अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, देयर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में या मेन वर्ब के बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट मिलेगा। तो नो क्वेश्चन की वर्ब है इस का देयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता 5 क्वेश्चंस
पीछे एस लगा होता तो वर्ब यहाँ पे आर भी आ जाती, देयर से कोई कनेक्शन उसका नहीं होता। नेशन की वर्ब है कैन नॉट नो, ऑर्डर्स की वर्ब है सारी की सारी, मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, मस्ट बी आर्काइव्ड, मस्ट बी नोन्ड और मस्ट बी कोमेमोरेटेड, सारे के सारे पैसिव वॉइस में है ना। अब ये वर्ड देख लो, मौन, मौन का मतलब होता है शोक मनाना, ग्रीव दिखाना, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को दुख के साथ। कोमेमोरेट बना है मेमोरेट प्लस में को से, को मतलब साथ में, मेमोरेट बना है मेमोरी से, मेमोरी मतलब याद। जब किसी चीज़ की मिल करके याद ताज़ा करते हो, खास करके किसी बुरी घटना की, तो आप उसको करते हो मेमोरी, मेमोराइज टुगेदर है ना। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो एक साथ, मिल करके याद को ताज़ा करना। कह रहा द कंसर्न ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट दिस पॉइंट हाउएवर इज दैट इट फोर्सेज द नेशन टू लुक बैक ऑन दिस ट्रॉमेटिक टाइम रादर देन लुकिंग अहेड। अब बता रहा है इस पूरी घटना से, इस पूरे 14 अगस्त को मनाने वाले दिन से हमारी क्या शिकायतें हैं ना, क्या चीज़ें हमने मिस की। कह रहे जो कंसर्न है ना, जो चिंता है, जो हमारा इश्यू है, और किसके लिए, नेमिंग के लिए इस डे की, जो हमने इसका नाम रखा है, और कब, इस वक्त पे, एट दिस पॉइंट पे। कह रहा हालांकि इज वो है दैट वो ये फोर्स करता है एक नेशन को कि वो लुक बैक करे, पीछे मुड़ करके देखे अपने ट्रॉमेटिक टाइम पे, अपने बुरे दौर पे, बजाय लुक अहेड करने के, बजाय आगे देखने के। पार्टीशन जो भी था, जैसा भी था, तीनों देश बराबर निकले थे, लेकिन इंडिया आज बहुत आगे निकल गया है सेकुलर वैल्यूज रखने के कारण। तो कंसर्न यही है, पीछे देख करके अपने आप को डिप्रेस नहीं करें, बल्कि ऐसा नाम रखते कि हम अपने फ्यूचर को देखते हम कितना आगे निकले हैं, है ना। इस चीज़ को भी हमें जो कंसीडर करना है। कंसर्न की वर्ब है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इट की वर्ब है फोर्सेस, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा फटाफट से, रादर देन वाला। देखो रादर देन एक तो है इंग्लिश में प्रेपोजिशन, एक कंजंक्शन भी है। जनरली इसको हम कंजंक्शन की तरह ही यूज़ करते हैं, है ना। और एक इंग्लिश में प्रेपोजिशन है इंस्टेड ऑफ। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब है बजाय। चाय की जगह जी आज मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ऑफिस की जगह आज मैं वीडियो गेम खेलूँगा, पढ़ाई की जगह आज मैं मूवी देखूँगा, है ना। किसी के बजाय या किसी की जगह आप क्या करोगे, ये बताता है रादर देन और इंस्टेड ऑफ। अब इनको यूज़ करने का एक तरीका है बहुत ही पेक्यूलियर, ध्यान से समझो। आई डिसाइडेड टू एक्सरसाइज रादर देन ईटिंग पिज्जा। मैंने डिसाइड किया कि एक्सरसाइज करूँगा बजाय पिज्ज़ा खाने के। मन हो रहा था पिज्ज़ा खाने का, फिर मेरे दिमाग में आई क्या मतलब है खा करके, है ना, पैसे भी खराब होंगे और मोटा भी होऊंगा, तो आज मैं करूँगा एक्सरसाइज, है ना। ऐसा मैंने डिसाइड किया। सेंटेंस सही है मीनिंग के हिसाब से, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत है। रादर देन एक कंजंक्शन होती है जनरली, और इसको हम एरर ऑफ पैरेललिज्म के अंदर देखेंगे। जो रादर देन के पहले हो वही रादर देन के बाद में आप लगाने की कोशिश करें। देखो पहला काम था टू एक्सरसाइज, एक इन्फिनेटिव। दूसरा काम भी अगर आप रखोगे तो टू ईट लिखें, ना कि टू ईटिंग लिखें, है ना। ईटिंग की जगह टू ईट लिखें, समझ गए ना। पैरेलल स्ट्रक्चर बनाता है रादर देन। अगर यहाँ पे टू एक्सरसाइज है तो यहाँ पे टू ईट लिखें, तभी रादर देन का आपको मजा आएगा। अगर आपको यहाँ पे ईटिंग लिखना है तो फिर मेरे भाई रादर देन मत यूज़ करो, फिर यूज़ करके आ जाओ इंस्टेड ऑफ, समझ गए ना। अगर इस सेंटेंस में ईटिंग को चेंज ना करना हो तो रादर देन को निकाल के इंस्टेड ऑफ रख दो। ये प्रेपोजिशन यहाँ पे यही मीनिंग देगी। एक और सेंटेंस बनाते हैं, आई स्पेंड माई टाइम एक्सरसाइजिंग रादर देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। मैं मेरा टाइम स्पेंड करता हूँ एक्सरसाइज करने में बजाय वीडियो गेम्स को प्ले करने में। देखो टेक्निकली ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसको इंप्रूव किया जा सकता है। क्यों? रादर देन की खासियत ये अपने बाद में क्या लेगा, लेगा तो वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे ईट लिखा है ना, तो यहाँ पे प्ले होना चाहिए, प्ले वीडियो गेम्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सरसाइजिंग है, तो यहाँ पे टू एक्सरसाइज लिख देता हूँ, टू एक्सरसाइज लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये टू एक्सरसाइज हो गया, और ये टू जो है यहाँ भी आ गया तो टू प्ले हो गया। लेकिन गलती क्या कर दी आपने, स्पेंड टाइम एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में जीरन को लेती है। कंसीडर है, अवॉइड है, प्रैक्टिस है, स्पेंड टाइम है ना, माइंड है, डोंट माइंड है, ये सब वर्ब्स अपने बाद जीरन को लेती हैं। तो ये स्पेंड टाइम के बाद मेरे भाई साहब आप टू एक्सरसाइज लिख ही नहीं सकते। अब आपके पास एक ही इलाज बचा, रादर देन को निकाल दो और यहाँ पे लिख दो इंस्टेड ऑफ। आई स्पेंड माई टाइम एक्सरसाइजिंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है ना। तो रादर देन के बाद कोशिश यही रखनी है वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव लगे और दोनों तरफ ही बेयर इन्फिनेटिव हो, ताकि आपकी स्ट्रक्चर पैरेलल हो। बढ़ेंगे आगे, चलो आ जाओ। कह रहा है गिवन दैट द ट्रॉमा वॉज फेल्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन 3 countries, एन अटेम्प्ट टू मार्क द डे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट माइट हैव बीन मोर इंक्लूसिव। अब कह रहा है इसका इलाज क्या था। कह रहे देखते हुए इस चीज़ को, जो ट्रॉमा थी, जो दर्द था, जो पेन था, जो इंजरी थी, जो हार्म थी, जो चोट थी, उसको फील किया गया था ना महज इंडिया में बल्कि तीनों ही देशों में। कह रहा है अगर इस चीज़ को आप देख लेना, समझ जाएं इस चीज़ को, तो एक अटैम्प्ट होता ना, एक कोशिश होती कि इस पूरे डे को आप मार्क करते पूरे सब कॉन्टिनेंट में।
आप बोलते यहाँ पे पार्टीशन की नींव रखी गई थी, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के लिए बड़ा ख़राब दिन है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में मार्क करते ना, तो ये अटैम्प्ट अपने आप में और ज़्यादा इंक्लूसिव होता, और ज़्यादा सबको अपने इंक्लूड करने वाला होता, अपने दायरे में लेने वाला होता है ना। तो बस छोटा सा काम हमने मिस कर दिया, भाईचारे के साथ बनाते तो पूरा सब कॉन्टिनेंट मिल करके इस देश को बनाता। आई थिंक समझ गए होंगे। ट्रॉमा की वर्ब है वॉज फेल्ट पैसिव वॉइस में, अटेम्प्ट की वर्ब है माइट हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, जानते हो ना, थर्ड कंडीशनल ऊपर ही करवाया मैंने आपको, पास्ट की बात करता है। इंक्लूसिव का मतलब है सबको अपने दायरे में लेने वाला, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल एनकम्पासिंग, ब्रॉड, है ना, जो सब चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करे, इंक्लूसिव। बढ़े आगे। गिवन और गिवन दैट का डिफरेंस आज नहीं करवाऊंगा, अपने नोट्स निकाल लो और खुद से मुझे बताओ, अभी निकालो नोट्स को, जिनको पता है वो वैसे ही बता देना यहाँ पे गिवन दैट क्यों लगाना पड़ा। गिवन लगा करके भी ये सेंटेंस लिखा जा सकता था इसी मीनिंग के साथ, लेकिन कौन सा ग्रामर रूल फंस गया जिसके वजह से गिवन के बाद में दैट को लगाना पड़ा। चलिए बढ़े आगे। क्या इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर नॉट जस्ट द वॉयलेंस ऑफ 1747 but also the colonial hand that wrought partition, hold the British Empire to account and educate successive generations on the perils of imperialism, arbitrary map making and sowing religious divides in order to rule। अब ये बताएगा इसका जिम्मेदार कौन था, ये अंग्रेजों की बदमाशी थी। कह रहा है ये भी बड़ा नेसेसरी है, ये काम भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा कौन सा भाई, टू लगा के बता रहा है, ये काम भी 3-4 काम बताए हैं इसने। पहला काम है टू रिमेंबर, याद करना, और कह रहा है किस चीज़ को, ना केवल उस वॉयलेंस को 1947 की, बल्कि उस उपनिवेशवादी हाथ को, उस ब्रिटिश लोगों के कारनामे को, बदमाशी को, जिन्होंने रोट किया, कोज किया इस बंटवारे को, पार्टीशन को। रोट का मतलब होता है किसी चीज़ को कोज करना। तो कह रहा है सबसे पहला काम ये भी जरूरी है कि हम ब्रिटिश लोगों को याद करें आप कितने बदमाश हो इस दिन। दूसरा काम क्या करें, अब देखो ये टू हम दूसरी बार यहाँ नहीं लिख रहे हैं, टू होल्ड, यहाँ पे टू लगा हुआ बस लिखा नहीं हुआ है। होल्ड करें ब्रिटिश एम्पायर को अकाउंट पे। होल्ड अकाउंट का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, हम ब्रिटिश एम्पायर को जिम्मेदार भी ठहराएं। और तीसरा काम, अब देखो यहाँ भी टू लगा हुआ बस लिखा नहीं हुआ, टू यहाँ पे लग गया ना, हम एडुकेट करें, टू एडुकेट, पढ़ाएं अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशंस को, और किस पे, उन जोखमों के बारे में, उन नुकसानों के बारे में, पेरिल्स के बारे में जो है उपनिवेशवाद के। हम उनको समझाएं कि इंपीरियलिज्म कितना बुरा है ना, तानाशाही जो नीतियां क्या करवाती हैं हमसे। और लास्ट में किस चीज़ के पेरिल, जो बिना बात की मन मर्जी की आर्बिट्रेरी मैप मेकिंग है। एक आदमी आया अंग्रेज, उसने नक्शा बना दिया, लाइन खींच के बोल दिया ये पाकिस्तान, और यो काम है सो करने का, बोने का, धार्मिक डिवाइड्स को, रिलीजियस डिवाइड्स को, ताकि रूल कर पाएँ, ताकि हम जो है आगे जो राज कर पाएँ। समझ गए ना। तो कह रहे ये सब काम भी हमें करने हैं, आने वाली जनरेशन को समझाना है कि धर्म के नाम पे कुछ नहीं रखा है। जो लड़ाइयाँ धर्म के नाम पे हुई उसमें लाखों लाखों लोग मर चुके हैं आज से 70 साल पहले। आगे तुम ऐसे बीज मत बो, और अंग्रेजों को पूछो उनसे क्यों तुमने ऐसा काम किया था हमारे साथ, उनको होल्ड अकाउंटेबल करो। आई थिंक समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर इतनी है। इट की वर्ब है इज, कॉलोनियल हैंड को हमने रिलेटिव प्रोनाउन दिया दैट, उसकी वर्ब है रॉट। रॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को कोज करना, किसी चीज़ को शेप करना, मूर्त रूप देना, किसी चीज़ को, किसी काम को भड़काना, है ना, इंसाइट करना। ये होल्ड टू अकाउंट और होल्ड अकाउंटेबल दोनों ही एक ही फ्रेज हैं। हिज कंपनी हेल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर द लॉस एंड हिज कंपनी हेल्ड हिम टू अकाउंट फॉर द लॉस। दोनों का मतलब एक है, उसकी कंपनी ने नुकसान के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा होल्ड हिम टू अकाउंटेबल लगा के। याद रखें, होल्ड हिम टू अकाउंट ठीक है, होल्ड हिम टू अकाउंट ठीक है, लेकिन होल्ड हिम टू अकाउंटेबल ठीक नहीं है। अकाउंटेबल बिना टू के आता है और टू अकाउंट वैसे आता है, ठीक है ना, ऐसे ही बनते हैं दोनों फ्रेज। चलिए, सक्सेसिव मतलब कंसेक्यूटिव, आने वाली एक के बाद एक। पेरिल्स का मतलब होता है जोखिम, डेंजर, किसी चीज़ के रिस्क। इंपीरियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद। आर्बिट्रेरी मतलब मनमर्जी भरी, आपके मन में आ गया चलो नक्शा बना दो, पाकिस्तान अलग हिंदुस्तान अलग, है ना। विम्सिकल, ऑटोक्रेटिक, तानाशाही। सो का मतलब होता है बोना। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर रीजनिंग दैट द नेशन मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिविजन्स, डिसहार्मनी एंड फर्दर स्ट्रेंथन द स्पिरिट्स ऑफ वननेस, सोशल हार्मनी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट इज वेलकम। कह रहा है पीएम साहब की जो रीजनिंग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो लॉजिक है, क्या लॉजिक है भाई, हमारे नेशन को रिमाइंड करवाया जाना चाहिए, हमारे देश को याद करवाया जाना चाहिए, जनरेशन को, उस नीड के बारे में, उस ज़रूरत के बारे में जो हटाने की है, उस जहर को, पॉइजन को, जो है सोशल डिविजन्स का, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू शूद्र मैं क्षत्रिय, है ना, ऐसे सामाजिक खाइयों को पाटने का जो काम है इसको रिमाइंड करवाना चाहिए। और दूसरा कौन सा काम, डिसहार्मनी का,
हार्मनी होता है आपस का सद्भाव, डिसहार्मनी मतलब आपस का झगड़ा। और तीसरा फर्दर स्ट्रेंथन करने का और ज़्यादा मजबूत बनाने का स्पिरिट को, जो है एकता की, यूनिटी की, वननेस की, सोशल हार्मनी की, समाज में सद्भाव की और ह्यूमन एम्पावरमेंट की। सबको एम्पावर करो, कोई भी रिलीजन हो, हर इंसान खुद कमाए, इंडिपेंडेंट हो, पढ़ा लिखा हो, है ना, एम्पावर्ड हो। कह रहे ये जो रीजनिंग है ना कि हमारे देश को इन चीज़ों की ज़रूरत है, कह रहे ये जो रीजनिंग है इज़ वेलकम, इसका हम सब स्वागत करते हैं। कह रहे बट दिस इज़ एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, नॉट जस्ट वन डे इन द ईयर। कह रहा है लेकिन ये एक ऐसा एफर्ट है जो आपको साल के 365 दिन प्रैक्टिस करना है, ना महज एक दिन साल के किसी भी। समझ गए ना। कह रहा बहुत अच्छी बात बोली है पीएम ने, हमें करना भी है लेकिन करना है 365 दिन। प्यार मोहब्बत 365 दिन चाहिए, साल में सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए। समझ गए। पीएम की वर्ब है इज, नेशन की वर्ब है मस्ट बी रिमाइंडेड, दिस की वर्ब है इज, और इसमें कुछ है नहीं। हार्मनी मतलब सद्भाव, कोऑपरेशन, डिसहार्मनी मतलब आपस की फूट, सोशल डिविजन आप जान गए हो, वननेस मतलब एक होने का भाव, यूनिटी, यूनिजन, है ना। चलिए सिंपल आर्टिकल था आज का, पर बहुत ही इमोशनल आर्टिकल है, मुझे तो पढ़ के बहुत मजा आया इसको, है ना। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से अपने क्विज पे। इच्छा तो थी मेरी आर्टिकल को कि मैं खुद पढ़ाऊँ और सारा क्विज भी आपको सॉल्व करवाऊँ, लेकिन आज हो गए बहुत लेट। मैं चाहता हूँ आप खुद लोग इसको जो है सब मिलके सॉल्व करो। 5 में से 5 नंबर आपको मिलने चाहिए। सेट असाइड के कौन से 3 मीनिंग है और कौन सा वो वाला मीनिंग है जो इसका मीनिंग नहीं है ना। आपको मैंने तीनों मीनिंग समझा दिए। होल्ड अकाउंटेबल, होल्ड टू काउंट क्या होता है, रादर देन इंस्टेड ऑफ को कैसे यूज़ करना है, फाइंड फाउंड के बीच का डिफरेंस क्या है, फॉलोइंग और फॉलोड बाय की ट्रिक क्या है। दिमाग लगाओ अपना, 4 नंबर कम से कम आएंगे। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मैं आंसर्स को डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपने को चेक करना और 5 में से कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आपका क्वेश्चन भी आपके सामने है, आपको पता लग गया है क्या ऐसे डे को हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट लेवल पे मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव में आंसर करना, मेरा आंसर भी पढ़ लेना। अगेन लास्ट में कुछ लोगों की यही दिक्कत है, सर हमने कोर्स लिया है पर हमें समझ नहीं आ रहा वीडियो कहाँ से चलेगी। देखो स्टोर में जाओ, अपना कोर्स जो परचेज किया उस पर क्लिक करो, कंटेंट में जाओ, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। राइटिंग स्किल्स की 2 वीडियोस आ चुकी हैं, आज तीसरी वीडियो अभी बनाऊंगा मैं बैठ करके, 10-11 बजे तक अपलोड करूंगा। तो आपका जो भी कोर्स है उसमें ऐसे जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं एक के बाद एक। कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या इस नंबर पे व्हाट्सअप डाल देना, फ्री होकर के आता हूँ, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करता हूँ। अंटिल देन साइनिंग आउट।